हेलो बच्चों। चलिए आज हम आपको वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं बाबू, हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र समझिए, वैद्युत क्षेत्र समझिए। वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र समझिए। कह रहा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? कोई आवेश हो, सपोज करिए कि एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रख दे, मान लीजिए प्लस आवेश को रख दे, ये भी प्लस है तो क्या करेगा? ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। माइनस आवेश को रख दे तो क्या करेगा? ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा बनी क्या चीज समझिए। कह रहा है क्या चीज? अगर कोई आवेश हो, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम आवेश को रखें तो यहां पर ये प्रतिकर्षण बल है, लेकिन यहां पर रखिए, अगर यहां ये स्थिर है मतलब समझिए कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है या क्या उदासीन बिंदु है। तो अब समझिए आप लोग कि हमने बताया कि इसकी परिभाषा क्या हुई, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हुई। देखिए इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। देखिए क्या है, अगर कोई आवेश है, कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय, आवेशों का समुदाय समझिए, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य आवेश को रख दें, ये प्लस है, प्लस को रखेंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस को रखेंगे तो आकर्षण। चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक का क्षेत्र जिसमें यह रखा हुआ आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब अगर आप समझे इसके बाद, अगर मान लीजिए यदि जो ये परीक्षण आवेश है ये चलने के लिए स्वतंत्र है। अगर समझे ये परीक्षण आवेश क्या है, इसको रख रहे हैं तो परीक्षण आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यदि ये परीक्षण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो इस पर एक बल लगेगा,
इस पर एक बल लगेगा। अब बल की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। बल की दिशा क्या होगी? इसकी बल की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कह रहा है क्या चीज? अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, ये चलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ये चलने के लिए स्वतंत्र है, तो इस पर एक बल लगेगा। और बल, वैद्युत क्षेत्र में बल की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। इसकी दिशा क्या होगी? बदलती रहेगी। जैसे से क्षेत्र से दूर जाएगा इसकी दिशा बदलती रहेगी। तो अब इसकी दिशा बदलती रहेगी तो आवेश क्या करता है कि इस बल की दिशा में ही चलता है। आवेश की चलने की दिशा क्या होती है बाबू? बल की दिशा में होती है। इसलिए आवेश भी बल की दिशा में गति करता है, तो आवेश की गति की दिशा भी लगातार बदलती रहती है। अर्थात आवेश एक वक्राकार पथ पर गति करता है। फिर से समझे बाबू इसके आगे। अगर मान लें आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, हमने कहा कि आवेश क्या है? ये परीक्षण आवेश चलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ये क्या है? चलने के लिए स्वतंत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा और वह बल यह बराबर क्या होगा? QE के बराबर होगा। QE बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा बदलती रहती है। निरंतर बदलती रहती है। तो बल की दिशा बाबू बदलती रहती है, तो जब आवेश भी क्या करेगा? बल की दिशा में गति करेगा, उसकी भी दिशा बदलती रहेगी। मान लीजिए अगर बल जैसे यहां से चलना किया आवेश, तो बल की दिशा में चल रहा है, इसकी दिशा धीरे धीरे बदल रही है। मतलब कि आवेश क्या कर रहा है? आवेश वक्राकार पथ पर गति कर रहा है। तो आवेश क्या कर रहा है? वक्राकार पथ पर गति कर रहा है। तो अब इसी के आधार पर हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो कह रहा है वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया। देखिए वैद्युत बल रेखा की अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो हम वैद्युत बल रेखा इसे लेंगे। कह रहा है देखिए वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक एकांक धनावेश गति करता है। तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जिस पर एक पृथक एवं एकांक धनावेश गति करता है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो बाबूजी इनको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझ। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं?
कह रहा है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का यह क्षेत्र है, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रख दे, कोई अन्य परीक्षण आवेश रख दे, तो उस परीक्षण आवेश पर या तो आकर्षण बल लगे या तो प्रतिकर्षण बल लगे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर समझ लीजिए कि अगर एक पृथक आवेश, हमने कहा कि एक परीक्षण आवेश Q0 चलने के लिए स्वतंत्र है, चलने के लिए क्या बाबू स्वतंत्र है, समझिए ये स्वतंत्र है। अगर ये धनात्मक आवेश जो परीक्षण चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, चलने के लिए स्वतंत्र है, तो किस दिशा में चलेगा? बल की दिशा में चलेगा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल जिस दिशा में लगेगा तो आवेश भी उसी दिशा में गति करेगा। लेकिन कह रहा है क्या चीज कि वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र में लगातार बदलती रहती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करती है? वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र में लगातार बदलती रहती है। तो बल की दिशा क्या करती है? बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। तो इसलिए आवेश भी क्या करे? बल की दिशा में चलेगा। कहां चलेगा भैया? बल की दिशा में चलेगा। तो आवेश की गति की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी। तो आवेश की गति की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी। अर्थात आवेश क्या करेगा बाबू? आवेश एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। आवेश क्या करेगा? एक वक्राकार पथ पर गति करेगा। अब कह रहा है कि आवेश के इस वक्राकार पथ के किसी भी बिंदु पर अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचे तो यहां पर यह इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अगर यहां पर स्पर्श रेखा खींचे, टेंजेंट खींचे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अगर यहां पर हम लोग टेंजेंट खींचे, स्पर्शी खींचे, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। और यह भी बताती है कि वह आवेश किस दिशा में गति करता है। आवेश किस दिशा में गति करता है, इसी के आधार पर वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हो गई। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक पृथक एवं एकांक धनावेश गति करता है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब देखिए बाबू वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करें। वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए कि धनात्मक आवेश है, एकल पृथक धनात्मक आवेश, मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पृथक धनात्मक आवेश। तो जब इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो कहां तक बह जाएंगी बाबू? अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? ये अनंत तक जाएंगी। कह रहा है क्या चीज? इस धनात्मक आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहां तक जाएंगी बाबू? अनंत तक जाएंगी। अगर कह रहा है कि अगर हम लोग कोई पृथक धनात्मक आवेश ले लें तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। आप समझे क्या है? अगर धनात्मक आवेश है, पृथक धनात्मक आवेश है, तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अब कह रहा है कि यदि हम पृथक ऋणात्मक आवेश ले तो अनंत से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इसी आवेश पर आकर क्या करेंगी? समाप्त हो जाएंगी। ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। अनंत से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहां कर समाप्त होगी? इस ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। तो हमने बताया आपको क्या चीज? देखिए अगर हम लोग कोई पृथक मतलब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लें, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझिए बाबू। अगर कोई हम लोग पृथक धनात्मक आवेश लेते हैं तो इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है कहां तक जाती है? अनंत तक। और पृथक ऋणात्मक आवेश लेते हैं
तो अनंत से आने वाली वैद्युत बल रेखाएं यहीं पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जाती है। अब देखिए बाबू, अगर हम एक एक धनावेश ले लें और एक ऋणावेश ले लें, देखिए धनावेश ले लें और ऋणावेश ले लें। करा कि अगर हम लोग क्या करें, धनावेश ले लें और ऋणावेश ले लें, तो धनावेश से जो चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं बाबू वो ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। समझिए बाबू, धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जा रही है। देखिए धन आवेश से जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होंगे। यहां से अगर वैद्युत बल रेखा निकली, मान लो तो ये ऐसे चली गई, यहां से निकली तो ऐसे चली गई, यहां से निकली तो ऐसे चली गई, यहां से निकली तो ऐसे चली गई। तो कह रहा है बाबू समझिए कि धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। अगर हम धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ले लें तो धन आवेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, हम लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे तो समय लगेगा, लिख दें। कह रहा है पृथक धन आवेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, पृथक धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। अब देखिए पृथक ऋण आवेश से करा कि अनंत से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृथक ऋण आवेश पर आकर मिलती हैं या समाप्त हो जाती है। समझिए, अब इसको लिखेंगे धनावेश से चलने वाली, अगर एक धनावेश और ऋण आवेश है तो धन आवेश से चलने वाली, अगर दो विजातीय आवेश लेंगे प्लस ले लें और धन आवेश ले लें, तो धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाती है या आकर मिलती है। तो अब देखिए हमसे पूछता है किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होती है। क्यों कि देखिए बाबू, जो एक धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखा ऋणावेश पर जाकर मिलती है, लेकिन ऋणावेश से कोई भी चलने वाली बल रेखा धनावेश पर नहीं मिलती, मतलब ये बंद वक्र नहीं बनाती है। इसलिए इनके बीच क्या होता है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो अगला इसका गुण है कि अब देखिए धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आकर मिलती हैं। अब देखिए बाबू इसके बाद बताते हैं आपको, समझिए, अगर आपको दी ऐसे लिखा दो समान धनावेश हैं, देखिए दो समान धनावेश, ये देखिए ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। तो कह रहा है कि यहां से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी।
ये अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, ये भी देखिए ऐसे चले जाएगी, ऐसे चले जाएंगे वैद्युत बल रेखाएं, और ऐसे चले जाएंगे, ऐसे निकले वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे निकले, यहाँ से निकलेंगे वैद्युत बल रेखाएं, बाबू ऐसे चले जाएंगे, ऐसे निकल गए, देखिए तो अब कह रहा है, देखिए इनके बीच में सीधा एक उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होगा। मान लीजिए बिंदु O है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो समान आवेश है, मतलब क्या हो गया, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर की ओर, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, अब दोनों परिमाण में बराबर होती हैं, लेकिन इसकी दिशाएं विपरीत होती है। दिशा क्या होती है, दिशा विपरीत होती है, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2, ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि E1 माइनस E1 बराबर 0। तो अब देखिए मेरी बात समझिए कि अगर दो समान धनावेश ले लिए, क्या ले लिए, दो समान धनावेश ले लिए, तो इनके कारण जो उदासीन बिंदु होगा इनके ठीक बीच में प्राप्त होगा। मतलब अगर यहाँ पर हम इस धनावेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखें तो E1 क्या होगा, मान लो कि अगर A है, A B है, O से B की तरफ होगा, O से B की तरफ होगा, और अगर यहाँ पर इसके कारण B के कारण निकालें यहाँ पर, तो क्या O से A की ओर होगा, बराबर और विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो जाएगी। अगर किसी चालक को यहाँ पर रख दें जो चलने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें गति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, इसलिए यह गति नहीं करेगा। अब देखिए बाबू, अगर हमको दो असमान धनावेश देने, दो असमान धनावेश देने, एक Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, दो असमान धनावेश ले लें, देखिए बाबू, तो इसके कारण वैद्युत बल देखिए अनंत तक जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी बाबू, समझे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखिए इसके कारण अगर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे, आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो इसके कारण भी हमको बीच में एक उदासीन बिंदु मिलेगा जहां पर कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, और यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर E बराबर क्या होगा, शून्य होगा। अगर यहाँ पर भी किसी आवेश को रख दें तो वह गति नहीं करेगा। अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, तो समझिए कि अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो उदासीन बिंदु Q1 से ज्यादा दूरी पर मिलेगा, अर्थात Q2 के पास मिलेगा, मतलब Q2 के नजदीक मिलेगा और Q1 से ज्यादा दूरी पर मिलेगा। तो जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अगर आप लोग जानते हैं, E बराबर होता है 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। तो यहाँ से E इज प्रोपोर्शनल टू Q by R स्क्वायर से हम उदासीन बिंदु कहाँ Q1 by R1 का होल स्क्वायर बराबर Q2 by R2 का होल स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। क्यों, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण इधर, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर मिलेगा उदासीन बिंदु। अब देखिए, तो बाबू इसको लिख सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। अगर दो समान धनावेश ले लिए तो इनके कारण वैद्युत बल रेखाएं जो प्राप्त होंगी, इनके कारण उदासीन बिंदु इनके ठीक बीच में प्राप्त होगा।
मतलब अगर इस धनावेश के कारण इस O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से आगे की ओर होगी और इस B के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र O से आगे मतलब इधर होगी, एक दोनों बराबर और विपरीत होगी, तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर यहाँ पर कोई चालक जिसे कोई आवेश से चलने के लिए स्वतंत्र है, यदि हम उसको रख देते हैं तो वह गति नहीं करेगा। इसी तरह से ये दो असमान धनावेश हैं, मतलब दोनों का परिणाम अलग अलग है, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो इसके कारण उदासीन बिंदु Q1 से ज्यादा दूरी पर मिलेगा और Q1 के नजदीक मिलेगा। अब उदासीन बिंदु को हम निकाल सकते हैं Q1/R1 का होल स्क्वायर बराबर Q2/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगला, देखिए बाबू कि अगर हम एक पतला चालक लंबा लेंस पर धनात्मक आवेश से पूछ रही है, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं सीधे जाएंगी अनंत, सीधे चली जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? सीधे निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं सीधे निकलेंगी, ये यहां तक जाए। लेकिन अगर कोई प्लेट है, मान लीजिए समांतर प्लेट है, तो प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश, तो आप देखिए अगर प्लस है प्लस है प्लस है तो यहाँ क्या है? माइनस 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 लिख सकते हैं। तो ये बीच में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, मतलब कि ये इनसे चलने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? समांतर। मतलब आप समझिए जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। लेकिन जो ही किनारे पर आएंगे तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान हो जाएगी। देखिए ये वक्र ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान हो जाएगी। तो अब देखिए हम बताएंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं उसके बारे में देखिए कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो कह रहा है कि पहला वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में देखिए बाबू। देखिए करा कि पृथक धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। वही जो लिखे हम लिखेंगे पृथक धनावेश से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब पृथक ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर, अनंत से चलकर ऋणावेश तक जाती है। ऋणावेश वेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त या पर तक जाती है, ऋणावेश तक जाती हैं। अब देखिए कह रहा है देखिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए कोई वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या दिशा? यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो यहाँ पर क्या करें, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की करें, यहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं बाबू? यदि ये काटेंगे, देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो वैद्युत बल रेखाएं देखिए, एक ये है एक दूसरा है। यदि ये काटेंगे तो इसी बिंदु पर देखिए, अगर हम लोग इसकी स्पर्शी खींचे तो इधर आएगा, इसकी स्पर्शी खींचेंगे तो इधर आएगा। वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे जो कि असंभव है। समझिए, अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखा दिया, हम काट रहे हैं, तो अगर यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा तो वैद्युत क्षेत्र दिशाएं होगी, यहाँ पर खींचे तो वैद्युत क्षेत्र दिशाएं यह होगी। तो यह क्या की? वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित की जो कि असंभव है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटेंगी तो वे एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है। खैर देखिए, दो वैद्युत बल रेखाएं इसलिए को नहीं काटेंगी, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब देखिए अगला गुण के बारे में हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? ये लंबाई की दिशा में क्या होती है? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो मतलब क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसका मतलब हो गया कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कराए वैद्युत बल रेखाएं देखिए, अगला गुण है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसका अर्थ है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या काम करता है बाबू? प्रतिकर्षण। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होगा? मतलब प्लस प्लस आवेश होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसका मतलब विजातीय आवेशों के बीच
विजातीय आवेशों, यहाँ देखिए संशोधन कर ली, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। देखिए वैद्युत बल लिखा है लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसका मतलब क्या है, विजातीय आवेशों की भी। देखिए बाबू समझिए, यहाँ संशोधन कर दिए, गलत हो गया, क्या चीज, विजातीय आवेश है, देखिए प्लस है एक माइनस है, इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इसका मतलब क्या, सिद्ध हो गया कि इनके बीच, तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसका अर्थ है कि विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है बाबू, आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयत्न करती हैं, फैलने का प्रयत्न करती हैं। इसका अर्थ है कि विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण। तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है, इसका अर्थ है कि विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। देखिए बाबू ये प्लस प्लस है, तो इनके बीच एक बल इधर लगेगा, मतलब खिंचाव होगा, मतलब क्या होगा, फैलेंगी। तो यही कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है। क्यों, क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये आकर्षित हो रही तरफ, इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखिए अगला गुण, वैद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद पास बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं, इसी कारण क्या होता है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब देखिए बाबू हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम आपको बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है कि अगर किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा इस पर कार्य करेगा या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। कब, जब इसे वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, किसमें रख देंगे, वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, इस पर लगेगा या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। इसी के आधार पर परिभाषा बनी क्या, किसी परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निष्पत्ति का मतलब अनुपात समझिए। करा किसी परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर परीक्षण धनावेश पर जो परीक्षण, क्योंकि इस पर लगेगा इसमें बल लगेगा, करा कि वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। बल क्या लगेगा, यह बराबर क्यू, यह बराबर क्यू, तो बल की दिशा होगी, या तो आकर्षण बल होगा तो वैद्युत क्षेत्र की इस साइड लगेगा, और क्या होगा, प्रतिकर्षण बल दूर की तरफ लगेगा। तो कह रहा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रख देंगे तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी परिभाषा को बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर
उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण धनावेश प्लस Q0 चाहे Q0 पढ़ते हैं बाबू, Q0 को करा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रखने पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण धनावेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए बाबू, समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? कर वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रखने पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की, इसे E से प्रदर्शित करके लिख देंगे। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा में Q0। Q0 क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। देखिए, यह कैसी राशि है? सदिश राशि। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि, लिख लीजिए, यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रखने पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर या बटा में Q0 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। यह कैसी राशि है बाबू? सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। तो कह रहा है कि इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा क्या होती है? देखो बाबू, दिशा क्या होती है? अगर परीक्षण धनात्मक हो तो कह रहा है कि अगर परीक्षण आवेश क्या हो? धनात्मक हो, ऐसे लिखते, यदि परीक्षण आवेश धनावेश हो तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। मतलब समझिए, आप नहीं समझे होंगे तो समझिए। अगर ये परीक्षण आवेश धनावेश है, इस पर बल इधर लगेगा, मान लो बल इस दिशा में लग रहा है, यह बराबर QE, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की दिशा में होगी। किधर होगी? अगर परीक्षण आवेश धनावेश है, परीक्षण आवेश कैसा है बाबू? धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। अगर परीक्षण आवेश ऋणावेश है, यदि परीक्षण आवेश
ऋणावेश है, ऋणावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ई की दिशा कर है कि ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। कह रहा है यदि परीक्षणावेश ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा कह रहा है ऋणावेश पर लगने वाली बल की दिशा के विपरीत होगी। मान लो ये ऋणावेश है, बल हमारा इधर लग रहा है, दिशा क्या होगी, इधर होगी। अगर परीक्षण आवेश क्या है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा उसकी दिशा में लगेगी, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसकी इस पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। तो देखिए मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को रखने पर परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर यह बटा में क्यू नॉट न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, यह कैसी राशि, सदिश राशि। इसकी दिशा के बारे में पार्ट 8 होता न्यूमेरिकल जब हल करते हैं तो दिशा क्या होती है, यदि परीक्षण धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा में होगी। लेकिन कह रहा है यदि परीक्षणावेश ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ऋणावेश पर लगने वाली बल की दिशा के विपरीत होगी। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता की विमा कोई देता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिख लीजिए, ये बीमा समझिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देख लिखेंगे इसमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा में Q नॉट। देखिए अगर तोड़ना चाहेंगे तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, Q बराबर IT हो जाएगा। द्रव्यमान की विमा m होती है, त्वरण की L T पर घाते -2 होती है, और धारा की A होती है, समय की T होती है। जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ml T पर घाते -3 A पर घाते -1 तो आएगी इसकी विमा ml T पर घाते -3 A पर घाते -1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। कुछ लोग इसको ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, अगर Q0 को 1 कूलम मान लें तो E बराबर F बटा में 1, मतलब कर रहा है अगर एकांक आवेश को कर रहा है वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कभी कभार लोग कह देते हैं ऐसे, वैद्युत क्षेत्र में कर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए बाबू अब हम बताने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखिए हमसे परीक्षा हमको देता है किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि माना एक परीक्षण धनावेश, माना एक चार्ज Q है प्लस Q है, बिंदु O पर रखा है, प्लस Q है, बिंदु O पर रखा है। इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु P है जो K परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे लिखते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, बिंदु
ओ पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब देखिए, मान लिया कि एक बिंदु और प्लस की बिंदु O पर स्थित है, किस माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में। बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान ला, फिर पुनः माना बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है। तो अब बताइए, जब यहां पर जो ही परीक्षण धनावेश रख देंगे तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब इनके बीच एक बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यह बल लगेगा, ये प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार इस प्लस Q के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला बल, ये बल कितना लगेगा। देखिए, इस प्लस Q के कारण इस पर बल कितना लगेगा, किसके अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार। तो F बराबर क्या आएगा, 9 × 10⁻9। क्या लिखेंगे, या ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q × Q0/r²। क्या आएगा, न्यूटन, ये बल न्यूटन होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से लिख देंगे बाबू हम, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E बराबर F/Q0। तो F का मान क्या हो गया बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² Q0। तो बाबू Q0 से Q0 कट गया, एक के लिखेंगे क्योंकि के परावैद्युतांक वाला माध्यम माने हुए हैं। तो E बराबर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। ये Q/r² हो जाएगा क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब समझे आप बाबू, फिर से समझे। हम मान लिया कि एक बिंदु और प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया क्या चीज, कि यहां पर इस P पर एक परीक्षण धनावेश को Q0 कर रखते हैं। इस Q0 पर इस Q के कारण बल लगेगा, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस Q के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार निकालेंगे। प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/r²। तो अतः देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, बटा में Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/r² Q0 से Q0 कट जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²।
अगर इसी आवेश को हम वायु अथवा निर्वात में रख दें, वायु अथवा, इसको मान समीकरण नंबर 1, वायु अथवा निर्वात में रख दें। बाबू समझे, वायु अथवा निर्वात में रख दें तो वायु निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो वायु अथवा निर्वात में वायु क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे, वायु अथवा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको लिखते E0 चाहे E0 पढ़ते हैं, 1/4πε0 Q/r², समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 में लिखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भाग देते हैं तो बाबू क्या मिलता है, E/E0 1/4πε0 K Q/r² अपान 1/4πε0 Q/r²। देखिए इससे कट जाएगा तो E/E0 क्या आएगा, 1/Q हो जाएगा। मतलब E/E0/K, मतलब क्या हो गया, माध्यम की उपस्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। तो कभी कभी कंडीशन पूछता है माध्यम की उपस्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिख देंगे माध्यम की उपस्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। क्या चीज, माध्यम की उपस्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। अब देखिए बाबू, इसकी आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो हम जानते हैं क्या, E is proportional to 1/r²। करा किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप देखिए, अर्थात मतलब E is proportional to 1/r²। अगर इस बिंदु के बीच की दूरी बढ़ा देने तीव्रता बढ़ जाएगी, इससे हमारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर किसी कंडीशन में जाएंगे तो E1/E2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर, यदि आप किसी कंडीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए A is proportional to 1/r² से अगर E और R के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो आप देखिए E इसको अगर x एक्सिस को y एक्सिस को अगर E से दर्शा दें, x एक्सिस को R से दर्शा दें, तो E और R के बीच का ग्राफ होता है आयताकार अतिपरवलयाकार। तो लिखते हैं E और R के बीच का ग्राफ आयताकार अतिपरवलयाकार होता है, अतिपरवलयाकार होता है। देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे पहले कहेंगे, मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस की किसी माध्यम स्थित है, मान लीजिए उसका K परावर्तांक वाले माध्यम, इससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लिया इस P पर एक परीक्षण धनावेश को जो ही रखेंगे तो इसके ऊपर बल लगेगा, ये V प्लस एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के नियम अनुसार इसके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे, 1/4πε0 K Q0/r²।
बल तो हमें मिल गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बल बटा में परीक्षण आवेश का अनुपात। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा बताती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा में परीक्षण आवेश या बटा में Q0 लिख दिए तो हमको क्या मिला? 1/4πε0 Q0/r²। लेकिन y अथवा निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। अगर इसी धनावेश को y अथवा निर्वात में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी हो जाएगी। अगर हम दो में 1 से भाग देते हैं तो हमारा E0/E/E0 क्या था? 1/k। E बराबर E0/k मतलब क्या? अगर माध्यम अगर इसको किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगी? घट जाएगी। तो किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर बीच का दूरी बढ़ी तो तीव्रता घटी। अगर दूरी के दुगुना कर देबा तो तीव्रता का 1 में 4 गुना, आधा कर देबा तो कितना है भैया? 4 गुना। अगर 3 गुना कर देबा तो का 1 में 9 गुना। अगर 1/3 करवा तब 9 गुना। अब इसको अगर कंडीशन में अदर कंडीशन में जाते हैं तो देखिए अब हमसे पूछता है अगर दूरी को 4 गुना कर दिए, r मतलब r डैश बराबर 4r कर दिए तो तीव्रता क्या होगी? 1/16 गुना हो गई। तीव्रता क्या होगी? E2 बराबर 1/16, 1/16 हो गया। अगर दूरी को 1/4 कर दिए तो तीव्रता क्या आ जाएगी? 16 गुना। लगाएंगे क्वेश्चन जब इस पर हम सॉल्व करेंगे तो अगर हमसे कह दिया कि अगर दूरी को 1% बढ़ा दे, अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता क्या है? घटेगी। तो बहुत छोटे मानों के लिए कहते हैं तो क्या होगा? तीव्रता कितनी घटेगी? 2%, 2% घट जाएगी। कितनी घटेगी? तो 2% घट जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछता है कंडीशन में, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो हमारा बहुत वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर समाप्त हुआ। अगर बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपना सजेशन भेजें और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें ना, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।